हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन ने पढ़ा था एनपीए की रिकवरी के लिए क्या क्या कार्य किए गए। उसमें दो बड़े कार्य थे। एक तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2016 में स्थापित हुआ। और फिर दूसरा बैड बैंक, इंडियन बैड बैंक जो है वो बनाया गया। बैड बैंक कब बनाया गया? 2021 में। क्या नाम है उसका पूरा? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है वो वो क्या है? इसका मतलब एक प्रकार का एआरसी है। एआरसी है तो इसका मतलब वो डेट खरीदेगा और डेट खरीद कर फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। वैसे तो एआरसी होती है प्राइवेट सेक्टर में, पर प्राइवेट सेक्टर की जो एआरसी होती है उसके पास में इतना कैपिटल नहीं होता, और कैपिटल नहीं होने के कारण वो बड़े लोन खरीद नहीं सकता। इस वजह से सरकारी एक जो है वो एआरसी स्थापित किया गया, और सरकारी एआरसी को नाम क्या दे दिया? बैड बैंक जो है उसको नाम कह दिया भाई ये बैड बैंक है। ठीक है। और ये कितने लाख करोड़ का? 2 लाख करोड़ का जो है वो एनपीएस को की खरीद करेगा, और गवर्नमेंट के द्वारा 30,600 करोड़ की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी इसके अंदर दी गई है। चलो आप लिखो। फिर अगला पढ़ा था अपन ने वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेशन क्या होता है? कोई भी वित्तीय उत्पाद है वो कैसा होना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण और वहनीय। गुणवत्तापूर्ण और वहनीय जो वित्तीय उत्पाद है वो सभी को उपलब्ध करवा दिए जाए, इस प्रक्रिया को कहते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कहा जाता है। और वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अगर व्यक्ति वित्तीय समावेशन होगा तो वो बैंकिंग तंत्र से या वित्तीय तंत्र से जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा तो उसके अंदर वित्तीय तंत्र में पैसे आएंगे, वो पैसे आएंगे तो उससे निवेश बढ़ेगा, और उस व्यक्ति के खुद के जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे, वो ऋण जो है वो ऋण ले सकता है, और ऋण लेकर खुद का व्यवसाय वगैरह जो है वो चला सकता है। और निवेश के भी उसके पास में जो अवसर मिलेंगे उसको अच्छे अवसर मिलेंगे, वरना वो जो है निवेश किसमें करने लग जाएगा? चिट फंड कंपनियां या फिर इस प्रकार के निवेश करेगा जो कि बहुत ज्यादा जोखिम भरे हैं, और जोखिम भरे निवेश होंगे तो उसमें पैसे डूबने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। फिर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए एक अलग से इंडेक्स निकाला जाता है जिसको कहते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक। कौन जारी करता है ये? आरबीआई के द्वारा। कब जारी करता है? हर वर्ष जो है वो इसको जारी किया जाता है। और कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सेस, पहुंच, दूसरा क्वालिटी, गुणवत्ता, और तीसरा यूसेज जो है वो उसके 3 के आधार पर उसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 100 के बीच में इसके नंबर होते हैं। 0 का मतलब क्या होता है? कोई वित्तीय समावेशन नहीं, और 100 का मतलब वित्तीय समावेशन जो है पूरा हो चुका है। अब आज पढ़ेंगे डिजिटल पेमेंट। लिखो पहले, पढ़ लिया है? डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान। क्या हेडिंग डालनी है? डिजिटल पेमेंट। भारत के अंदर ये जो जितना भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है, इस डिजिटल पेमेंट को करने के लिए या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था बनाई गई है, जो या रेस्पॉन्सिबल जो संस्था है वो कौन सी है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और उसी के द्वारा कई सारे सिस्टम जो है सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिए। ये एनपीसीआई जो है वो काम करती है आरबीआई के अधीन। इसको आरबीआई ने और भारत के जितने बैंक है उन बैंकों का एक एसोसिएशन बना हुआ है, जिसने क्या नाम दिया? जिसको इंडियन बैंक एसोसिएशन। और इस इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना की गई, और इसके द्वारा कई प्रकार की जो है वो सेवाएं दी जाती है। जैसे एक तो होती है आईएमपीएस। देखो, आप जो डिजिटल भुगतान करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल पेमेंट होगी तो कितने प्रकार के होंगे? 3। एक तो होता है आरटीजीएस, एक तो होता है एनईएफटी, और एक होता है आईएमपीएस। एक तो कौन सा है? आरटीजीएस। आरटीजीएस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब आरटीजीएस जो है वो हमें तब करना होता है जब अगर कोई बहुत बड़े भुगतान करने हो। क्या करने हो? कोई बहुत बड़ा भुगतान जो अगर करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? आरटीजीएस का प्रयोग करते हैं। ये आरटीजीएस जो है वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी किया जा सकता है, मतलब बैंक की ब्रांच में जाकर वहां से भी आप आरटीजीएस पेमेंट जो है वो करवा सकते हो। तो बड़ा पेमेंट हो जैसे एसबीआई वाले तो 2000 करोड़ तक जो है उसमें अलाउ करते हैं कि 2000 करोड़ तक का पेमेंट जो आप किसी के माध्यम से कर सकते हो, आरटीजीएस जो है आरटीजीएस के माध्यम से कर सकते हो। और मिनिमम पेमेंट कितना होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक का पेमेंट जो है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हो। और ये पेमेंट जो होता है वो एकदम रियल टाइम होता है, मतलब उसी समय ट्रांसफर हो जाएगा पैसा जो है वो दूसरे के अकाउंट में उसी समय एट दैट सेम टाइम रियल टाइम के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। परंतु आरटीजीएस तभी काम करता है जब जो है वो आरबीआई काम कर रहा हो, मतलब आरबीआई जो है वो फंक्शनिंग में हो। छुट्टी वाले दिन जो है वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी लेन देन होंगे उन लेन देन को सेटल करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए क्लियरिंग हाउस का काम कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? एक क्लियरिंग हाउस, समाशोधन गृह का कार्य करता है। तो जितने भी लेन देन होंगे तो उसको अगर आप आरटीजीएस कर रहे हो तो आरटीजीएस तभी होगा जब क्या होगा? आरबीआई फंक्शनिंग करना चाहिए, आरबीआई का ऑफिस जो है काम कर रहा है, तब तो आरटीजीएस होगा, वरना आरटीजीएस नहीं होगा। तो ये तो बड़े भुगतानों के लिए। फिर दूसरा भुगतान होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये जो है ये थोड़े छोटे भुगतानों के लिए होता है, छोटे भुगतानों के लिए जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी जो है वो इसमें कर सकते हो। इसके अंदर जो है 10 लाख रुपए तक के आप भुगतान कर सकते हो। 10 लाख रुपए तक का भुगतान जो है किसके माध्यम से कर सकते हो? एनईएफटी। पर एनईएफटी जो है वो ऐसे रियल टाइम में नहीं होता। एनईएफटी भुगतान अभी किया है तो होगा आधे घंटे बाद में या कुछ समय बाद के अंदर जाकर जो है उसका ट्रांसफर होता है। पहले ये एनईएफटी भी तभी काम करता था जब आरबीआई का ऑफिस खुला हुआ हो। वर्तमान में जो है वो इसको 24/7 कर दिया, मतलब आप कभी भी एनईएफटी पेमेंट जो है पेमेंट कर सकते हो। तो एनईएफटी पेमेंट को वर्तमान में तो क्या कर दिया इन्होंने? 25/7। और पहले कितना था ये? पहले कब होता था? जब आरबीआई काम कर रहा होता तभी। और आरबीआई को बीच में अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आरबीआई क्या एक प्रकार का क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग हाउस की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जाएगा, एसबीआई से पैसा जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन हुआ है तो एसबीआई वाले पैसे ले जाएंगे फिजिकल फॉर्म में और कहां पर जमा कराएंगे? आरबीआई के ऑफिस में जमा कराएंगे। और अब बैंक ऑफ बड़ौदा का बंदा आएगा और वो क्या करेगा? यहां से पैसे लेगा और खुद के बैंक के पास में ले जाएगा। इसलिए बिचौलिए के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई जो है बिचौलिए के रूप में काम करता है। क्यों जरूरत पड़ती है बिचौलिए के रूप में काम करने की? क्योंकि वरना तो ये बैंक जो है वो पागल हो जाए। भाई इस बैंक के अंदर खूब सारे कस्टमर होंगे और हर बैंक जो कस्टमर होगा वो अलग अलग बैंकों के अंदर जो है पैसे रख रहा होगा, पैसे डाल रहा होगा कि जैसे ये एक ने बैंक ऑफ बड़ौदा में डाला, दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो कि पीएनबी में ट्रांसफर करे, तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो कि कैनरा बैंक में ट्रांसफर करे, चौथा हो सकता है जो एचडीएफसी में करे, पांचवा हो सकता है जो आईसीआईसीआई में करे। अगर ये खुद सब जगह जाकर पैसे देके आने लगे तब तो एक दो लोग तो जो इनके इसी में रहेंगे कि इनके पैसे कहां देकर आने और कहां से लेकर आने। तो इसलिए क्या करो, जितना भी पैसा है वो सारा कहां पर लेकर जा दो? आरबीआई में, आरबीआई के ऑफिस में ले जाओ। इन लोगों के ये जितने भी बैंक्स हैं इनका बंदा आएगा यहाँ पर और ये आके पूछेगा आरबीआई से कि हमारे नाम पर कुछ पैसा आया हुआ है क्या? तो जैसे आया हुआ है तो वो पैसा ले जाओ। एसबीआई ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाला है वो अपना पैसा ले जाएंगे, कैनरा बैंक वाले अपना पैसा ले जाएंगे। इसलिए बिचौलिए के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई। तो यहाँ आरबीआई की जरूरत जो है वो होती है। तो एक तो टाइम पेमेंट होता है कौन सा? आरटीजीएस। दूसरा कौन सा होता है? एनईएफटी। फिर एक होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस। ये सिस्टम कैसे काम करता है? उसी समय आपका भुगतान जो है वो हो जाएगा रियल टाइम के अंदर। उसी समय जैसे अभी आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया या किसी का यूपीआई नंबर डाला, आपने उसका फोन नंबर डाला और फोन नंबर से क्या करेगा? दूसरे के अकाउंट में सीधा पैसा जो है ट्रांसफर कर दो। यहां पर में इन दोनों में तो पैसा अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको अगले का बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और साथ साथ में वो कौन सी ब्रांच है तो उसका क्या पता होना चाहिए? आईएफएससी कोड जो है वो पता होना चाहिए। आईएफएससी उस बैंक की ब्रांच का कोड पता हो और साथ साथ में क्या पता हो? उसका अकाउंट नंबर, तब जाकर यहां पर ट्रांसफर होता है। मोबाइल से ट्रांसफर नहीं होंगे।
परंतु ये आईएमपीएस जो है वो किससे किया जा सकता है? मोबाइल फोन से भी किया जा सकता है। यानी अगले का सिर्फ आपको मोबाइल नंबर बताओ और या फिर आपको जो है वो क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर के माध्यम से भी ट्रांसफर किया जा सकता है ये पेमेंट। और ये पेमेंट जो होता है वो इमीडिएट होता है, मतलब उसी समय ट्रांसफर हो जाता है पैसा, तो वो मतलब उसके अकाउंट में दिखने लग जाता है। और साथ में ये पेमेंट जो है उसमें अभी वर्तमान में जो लिमिट है वो कर दी है कितनी? 5 लाख रुपए। क्या आप एक दिन में कितने ट्रांसफर कर सकते हो? 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले 2 लाख रुपए हुआ करती थी, उससे पहले 1 लाख हुआ करती थी, वर्तमान में सीमा करती कितनी कर दी इन्होंने? और ये भी कैसा होगा? 24/7, यानी कभी भी ये ट्रांसफर जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इस पर 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक तो आरटीजीएस, दूसरा एनईएफटी और तीसरा आईएमपीएस। ये आरटीजीएस और एनईएफटी ये तो जो है वो बैंकों के द्वारा विकसित किए गए। भाई बैंक ने खुद का अपना सॉफ्टवेयर बनाया और उस बैंक के सॉफ्टवेयर से ये काम जो है वो होता है। और ये आईएमपीएस नाम का जो ये व्यवस्था है या फिर ये जो पेमेंट सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया है इस एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर जो भी डिजिटल लेन देन होते हैं, तो डिजिटल लेन देन के लिए मुख्य रूप से जो संस्था है रेस्पॉन्सिबल वो कौन सी है? एनपीसीआई। और एनपीसीआई के द्वारा बहुत सारी सेवाएं जो है सेवाएं दी जाती है। उसी में से एक सेवा थी जो कि कौन सी थी? आईएमपीएस नाम की सेवा जो है वो दी गई थी। पहले क्या होता था? देखो डिजिटल पेमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो है यूपीआई, एक तो कौन सा तरीका है? यूपीआई का तरीका होता है। यूपीआई के तरीका, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले क्या होता था? ऐप होती थी, पेमेंट ऐप है कोई, जैसे ये पेटीएम है और इधर दूसरा भी पेटीएम है, दूसरा कोई मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर भी कौन सी ऐप है? पेटीएम की ऐप है। इस पेटीएम का एक वॉलेट होता था। पेटीएम का क्या होगा? एक वॉलेट। आपको आपके अकाउंट, आपके पैसे पड़े अकाउंट में, अकाउंट से पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें? वॉलेट के अंदर। फिर ये वाला जो ऐप है ये इंश्योर करेगा कि इससे दूसरी ऐप के अंदर पैसा चला जाए किसी दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जाएगा तो उसके वॉलेट में जाएगा। यानी अभी ये कहां पर पड़ा? उस पेटीएम के वॉलेट में। फिर व्यक्ति चाहे तो इस पेटीएम के वॉलेट से किसको? बैंक का अकाउंट नंबर जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, बैंक के अकाउंट में डाल सकते हो। पर बिना वॉलेट के आप जो है वो क्या नहीं कर सकते हो? ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसको कहते थे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। कि भाई पहले जो है वो पैसा आपने इस ऐप को दे दिया, पेटीएम वालों को पैसा दे दिया, और उसके बाद में हमने निर्धारित किया कि उस ऐप से फिर जैसे जैसे जब भी हम चाहेंगे तब तब पैसा जो है वो आगे देते रहेंगे। उस वॉलेट में एक बार जैसे 10,000 रुपए इसमें डाल दिए, अब जैसे जितना जितना खर्चा करना है वैसा वैसा क्या करते जाओ? खर्चा करते जाओ। और ये वाला जो बैंक वाला, ये वाला जो ऐप होगा, इसके भी वॉलेट में पैसा आता रहेगा, सारा पैसा वॉलेट में आएगा। फिर ये एक दिन डिसाइड करेगा कि अच्छा अब इस वॉलेट से मुझे किसमें कन्वर्ट कर, किसमें ट्रांसफर कर देना चाहिए? खुद के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो यहां से फिर अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो होंगे। ये पहले सिस्टम चला करता था। फिर आया ये जो एनपीसीआई, और एनपीसीआई ने क्या किया? एनपीसीआई ने इस वॉलेट को हटा दिया कि आपको कोई वॉलेट की जरूरत नहीं है, सीधे आपका अकाउंट जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा। इसको नाम दे दिया गया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कि आपको अब किसी मोबाइल फोन, किसी वॉलेट की जरूरत नहीं है। अब आपका सीधा अकाउंट से पैसा निकलेगा और सीधा किसमें जाएगा? अकाउंट के अंदर ही पैसा जो है वो जाएगा। कोई मोबाइल वॉलेट वगैरह के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मोबाइल वॉलेट में डाल रहे हो इसका मतलब है पहले पैसा हम किसको दे रहे हैं? उस मोबाइल कंपनी को दे रहे हैं, वो जो ऐप बनाने वाली कंपनी है, जैसे पेटीएम को। तो पेटीएम के वॉलेट में डाल रहे हैं, इसका मतलब पैसा किसके पास पड़ा है? पेटीएम के वॉलेट के पास में। अब मैंने अगर पेटीएम के वॉलेट में पैसा डाला हुआ है, सपोज करो 10,000 रुपए डाला हुआ है, और मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो ये किसके पास पड़े ये पैसे? पेटीएम के पास। और मैं एक नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके पैसे जो है वो ऐसे 10-10 हजार रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के कितने रुपए अलग अलग पड़े हैं। तो पेटीएम वालों के पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब पेटीएम वाले चाहे तो उस पैसे को क्या कर सकते हैं? निवेश कर दो, थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, वो जब जरूरत होगी तब दे देंगे इनको, वरना और देने की भी कहां जरूरत है? दूसरा भी तो क्या पेटीएम ही है भाई, दूसरा का भी वॉलेट जो है किसमें? वो भी पहले पेटीएम में, पेटीएम से पेटीएम में ट्रांसफर करना है, तो कह देंगे हाँ तुम्हारे हो गया ट्रांसफर। भाई आपके पास में पैसा रखा हुआ है, अभी भी पेटीएम के पास में ही पैसा, तो वास्तविक रूप में तो देने की जरूरत तब पड़ेगी जब ये व्यक्ति अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा। ये व्यक्ति अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा तब पेटीएम वालों को पैसा जो है वो देने की जरूरत पड़ेगी, वरना तो उनको बैठे बैठे जो है खूब सारे पैसे मिल गए। तो इसलिए, और जो कंज्यूमर है उसके लिए थोड़ी ये टेंशन की बात है कि भाई एक तो ये पैसे उसको ट्रांसफर करो और फिर अगले वाले से पूछो अगर भाई साहब आपके पास पेटीएम है कि नहीं है। पहले ये पूछा जाता था ना कि सामने वाला दूसरा व्यक्ति से भी पूछेगा भाई साहब आपके पास वो जो मैं ऐप यूज करता हूं वही ऐप आपके पास में है या नहीं है।
अगर वो होगी तभी आप करोगे, वरना अब क्या है, सीधे यूपीआई का पेमेंट जो है किससे होगा, सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर जो है वो हो जाएगा। और ये यूपीआई का सिस्टम जो है किसने डेवलप किया है, एनपीसीआई ने। और ये बहुत खतरनाक सिस्टम है मतलब इतना अच्छा सिस्टम है कि इतने करोड़ों ट्रांजैक्शन भारत के अंदर जो है, इतने लोग हैं भारत, वैसे भारत में कोई चीज हो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, तो इतने करोड़ों लोग और हर व्यक्ति जो है दिन के अंदर पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन करता है, और सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इमीडिएटली पूरे हो जाते हैं। उसमें फेलियर की जो रेट है वो बहुत कम है, बहुत रेयर केस में जो है वो आपका फेलियर होगा, वरना आपका ट्रांसफर जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो पीछे सिस्टम बना रखा है, पीछे जो सर्वर लगा रखे हैं वो बहुत अच्छे लगा रखे हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो बहुत रॉबस्ट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। और किसी देश का खुद का ऐसा पेमेंट सिस्टम होना ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है, गर्व की बात तो है वास्तव में। और जो है वो कभी जब दिक्कत आ जाए, जैसे भी वर्तमान के अंदर रूस के अंदर हुआ, रूस के अंदर जैसे ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो अमेरिका के अंदर जितनी कंपनियां थी, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इन्होंने कहा साहब हम वहां सर्विस देना बंद कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जैसे सर्विस देना बंद कर दिया तो उनके वहां पे पेमेंट होने मुश्किल हो गए, क्योंकि उनके पास खुद का ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम जो है वो नहीं है, जबकि भारत के पास में खुद का एक पेमेंट सिस्टम जो है वो है। और वो किसने डेवलप किया है, एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई के द्वारा इस पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया। लिखो देखिए एनपीसीआई के बारे में। अकाउंट से पैसे डालो किसके अंदर, वॉलेट में, तो क्या कुछ फीस लगेगी? हाँ, चार्ज कर सकते हैं, उसमें भी चार्ज कर सकते हैं, आप सर्विस दे रहे हो ना, आप डिजिटल पेमेंट की सर्विस दे रहे हो तो इसकी चार्ज जो है चार्ज ले सकता है वो। पर अब तो खैर इसकी जरूरत है ही नहीं, अब तो सीधे सीधे कहां से होगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। लिखो देखो एनपीसीआई भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए, इन इंडिया फॉर डिजिटल पेमेंट, भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था एनपीसीआई है। इन इंडिया फॉर डिजिटल पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। In India, the most important organization for digital payment is National Payments Corporation of India. कब हुई थी स्थापना इसकी? 2008 में, स्थापना 2008, स्थापना established in 2008। और कौन है इसका मालिक? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन। स्वामित्व, ओनरशिप, स्वामित्व ओनरशिप है, स्वामित्व बराबर आरबीआई एंड आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसने 2008 से कार्य करना शुरू किया, सर 2009 से कार्य करना शुरू किया। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 2009, इसने 2009 से कार्य करना शुरू किया। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 2009। इसका नियमन, इट इज रेगुलेटेड थ्रू इसका नियमन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के द्वारा किया जाता है। इट इज रेगुलेटेड थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इसका नियमन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट
2007 के द्वारा किया जाता है। इट इज रेगुलेटेड थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। एनपीसीआई के द्वारा निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। एनपीसीआई के द्वारा निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। एनपीसीआई प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज। एनपीसीआई के द्वारा निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। एनपीसीआई प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज। कौन कौन सेवाएं? सबसे पहला है आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा, उसे इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। कब शुरू हुआ ये? 2010 में, शुरुआत 2010। शुरुआत 2010। मोबाइल बैंकिंग इस पर आधारित है। मोबाइल बैंकिंग इज बेस्ड ऑन इट। मोबाइल बैंकिंग इस पर आधारित है। मोबाइल बैंकिंग इज बेस्ड ऑन इट। मोबाइल बैंकिंग इस पर आधारित है। मोबाइल बैंकिंग इज बेस्ड ऑन इट। और पेमेंट कितना किया जा सकता है? 1 से 2 लाख नहीं, 5 लाख। ये पहले की है, अभी वर्तमान में कितनी होगी? ये 5 लाख। भुगतान सीमा, पेमेंट लिमिट, भुगतान सीमा पेमेंट लिमिट 5 लाख रुपए तक, अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक। ठीक है, पहले तो सेवा कौन सी इनकी? आईएमपीएस। दूसरी सेवा है सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम? जो चेक होता है उसको क्या कर देते हैं? स्कैन, और स्कैन करके दूसरे बैंक तक भेजते हैं। तो वो भी सेवा जो है किसकी है? इस एनपीसीआई की है। दूसरी सेवा है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये पहले पढ़ चुके हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीसी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। फिर अगला कौन सा है? भीम, भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप कब लॉन्च हुई? 2016 में। भीम ऐप लॉन्च इन 2016। अगला है रुपे कार्ड। भीम ऐप के बाद रुपे कार्ड। जैसे अपने डेबिट कार्ड आता है ना, तो डेबिट कार्ड अलग अलग कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे तो कहीं पर लिखा होगा मास्टर कार्ड, कहीं पर लिखा होगा वीजा कार्ड। तो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये तो कौन उपलब्ध करवाते हैं? विदेशी कंपनियां, यूएस की कंपनियां। फिर भारत ने खुद का एक जो है वो कि भाई हमारे पास खुद का एक कार्ड सिस्टम होना चाहिए, खुद के कार्ड होने चाहिए। और खुद के कार्ड सिस्टम कौन सा है? रुपे कार्ड। तो ये जो कार्ड सिस्टम होता है ये भी क्या करता है? ये एक तरीके से बिचौलिए की भूमिका जो है वो निभाता है कि भाई आपको जितने भी पेमेंट करने हैं, तो जैसे अभी अपन ने पेमेंट देखा, 2 बैंकों के बीच में पेमेंट हो रहा था और बिचौलिए के रूप में कौन आ गया था? आरबीआई। आरबीआई की जरूरत हुई अपन को। तो वहां तो पेमेंट है 2 बैंकों के बीच में, पर 2 लोगों के बीच में या संस्थाओं के बीच में पेमेंट हो रहे हैं बहुत सारे। कि आपने जो है वो कहीं से भी, आप कहीं पर गए किसी शॉपिंग मॉल के अंदर और आपने कुछ खरीदारी की, उसके बाद में
जैसे पेमेंट वाले बिल काउंटर पर गए, आपने कहा कार्ड स्वैप कर देंगे, तो ये कार्ड स्वैप करोगे तो इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसा कहां तक जाएगा, उस वो जो भी मर्चेंट है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा तो अब आप उसको भी दे सकते हो। आप चाहो तो किसी वेबसाइट के ऊपर, आपने किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कुछ खरीदारी की है और खरीदारी करिए, पेमेंट किससे करना चाहते हो, अपने कार्ड से करना चाहते हो, यानी आपके अकाउंट से पैसा किस में जाएगा, उस ई कॉमर्स वाली वो जो वेबसाइट होगी उस तक पैसा जाएगा। तो अब यानी ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए और इन सब ट्रांजेक्शन करने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत होती है, और जो बिचौलिया होता है उसी को क्या कहते हैं, वो कार्ड सिस्टम वाली कंपनी होती है। तो कार्ड वाली कंपनी जो होती है, अब ये कार्ड क्या इंटरनेशनली भी काम कर सकते हो आप, तो मास्टर कार्ड है तो यहां से आप जो है यूएस की कंपनी को भी अगर पेमेंट करना हो तो पेमेंट हो जाएगा। तो क्योंकि बीच में कंपनी कौन सी है, मास्टर कार्ड, उनका सबसे लिंक है वो वो इस तरफ भी बहुत सारे लोगों से लिंक्ड है, और ये कार्ड वाली कंपनी जो है वो इधर भी सबसे लिंक्ड है, तो यानी बिचौलिए के रूप में काम करती है। अब बिचौलिए के रूप में काम करती है, इन कंपनी का नाम क्या है, जैसे बड़ी कंपनियां इसमें मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, वीजा कार्ड, ये तो इंटरनेशनल है। भारत की खुद की भी एक अपने कार्ड सिस्टम जो है शुरू किया, जिसका नाम क्या है, रुपे कार्ड। पर फिर रुपे कार्ड जब भारत का सिस्टम है तो वो भारत में काम करेगा, अभी इंटरनेशनली उसकी इतनी प्रेजेंस जो है वो नहीं हुई। अब यूएसए में जाकर अगर पेमेंट करना चाहो कि मैं जो है रुपे कार्ड से पेमेंट कर दूं, तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा कि ये कौन सा कार्ड है, हम तो जानते ही नहीं इस कार्ड को, क्योंकि उस कंपनी का जो ये जैसे यूएस वाली कोई कंपनी होगी, मान लो यूएसए के अंदर कोई कंपनी बैठी, इसका इससे लिंक ही नहीं है, ये जो रुपे कार्ड जो है इससे लिंक नहीं है तो फिर ये पेमेंट नहीं हो सकती। जिससे आपका लिंक हो रखा है उसी से पेमेंट जो है उसी में पेमेंट किया जा सकता है। तो ये जो रुपे कार्ड है वो कहां काम करता है, भारत के अंदर ही काम करता है, यानी भारत के अंदर तो हम सारे कार्य जो है उस रुपे कार्ड से कर सकते हैं। तो ये भी फिर वही बात हुई कि जैसे आईएमपीएस है, आपके पास यूपीआई है, यूपीआई से आप डिजिटल मोबाइल लेन देन कर सकते हो, और आपके पास खुद का कार्ड, तो कार्ड हमेशा चलता रहेगा। अभी जैसे रूस के अंदर वो दिक्कत हुई कि एक तो उनके जो डिजिटल पेमेंट है वो सारे बंद हो गए, और दूसरा ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड बंद हो गए, तो लोग बाग जब एटीएम से पैसे निकालने गए तो उनके एटीएम से पैसे भी नहीं निकले। क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि एटीएम में जो आप कार्ड डाल रहे हो वो कार्ड ने काम करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। कार्ड ने काम करना बंद कर दिया तो मतलब अब आप कोई पैसों का लेन देन जो नहीं कर सकते। फिर आप कैसे को लेन देन कैसे करोगे, जाओ आपके बैंक की ब्रांच में जाओ, और बैंक की ब्रांच में जाकर फिर वहां पर उनका फॉर्म वार्म भरो और वहां से उससे पैसे जो है वो निकाल के लाओ। तो यानी आपके लिए थोड़ी जो समस्या है वो थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। तो भारत ने अपना खुद का एक कार्ड सिस्टम लॉन्च किया हुआ जिसका क्या नाम है, रुपे कार्ड। कब किया था ये, 2012 लिख लिया, रुपे कार्ड 2012 में शुरू किया गया। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कार्ड सिस्टम, यह भारतीय कार्ड योजना का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कार्ड स्कीम, यह भारतीय कार्ड योजना का हिस्सा है। और ये भी इस कार्ड को भी लॉन्च किसने किया है, इसका मालिक कौन है, एनपीसीआई। इसका भी मालिक कौन है, एनपीसीआई। ये भी सर्विस एनपीसीआई की सर्विस। फिर और यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दो खातों के बीच तुरंत फंड का ट्रांसफर, ट्रांसफर फंड्स इंस्टेंटली बिटवीन टू अकाउंट्स। अधिकतम कितना है हस्तांतरण, 5 लाख, और रियल टाइम में होता है, उसी वक्त हो जाता है, इमीडिएट। फिर अगला है नेशनल फाइनेंस स्विच।
नेशनल फाइनेंस स्विच। ये क्या चीज है नेशनल फाइनेंस स्विच? जितने भी एटीएम्स हैं वो सब इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, नेशनल फाइनेंस स्विच से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप एक एटीएम से पैसे निकाल लो, एक एटीएम से जैसे पैसे निकालोगे तो दूसरे एटीएम को भी पता लग जाएगा कि हाँ वहां से पैसे निकल गए। आपने एक एटीएम से पैसे निकाले, फिर दूसरे एटीएम में जाओ, वापस कार्ड डालो, वापस कार्ड डालोगे तो अब वो आपके अकाउंट में पैसे क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा। कम दिखाएगा तो उस दूसरे वाले को कैसे पता लगा कि मैंने निकाल लिया पैसे? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए किसके माध्यम से? ये नेशनल फाइनेंस स्विच से जुड़े हुए हैं। देखो, नेशनल फाइनेंस स्विच एटीएम साझा नेटवर्क है, एटीएम शेयर्ड नेटवर्क, यह एटीएम साझा नेटवर्क है। इट इज एटीएम शेयर्ड नेटवर्क। 2004 में शुरू किया गया, स्टार्टेड इन 2004। 2004 में शुरू किया गया और वर्तमान में किसके अधीन है ये? एनपीसीआई। वर्तमान में इसको देखने का काम जो है एनपीसीआई करती है। वर्तमान में यह एनपीसीआई के अधीन है। एट प्रेजेंट इट इज अंडर एनपीसीआई। फिर अगला आता है नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच। ये क्या काम करता है ये सिस्टम नाच वाला? बल्क ट्रांजैक्शन करने हो, एक साथ बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे डालना हो। एक तो सामान्य आपने ट्रांजैक्शन हुआ, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे खाते से किसी और के खाते में पैसे गए या किसी और के खाते से मेरे खाते में पैसे आए, ये तो दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन है, ये तो बहुत सिंपल हुआ। पर एक साथ आपको जो है वो 10 करोड़ लोगों के खातों में पैसे डालने हैं, तो 10 करोड़ लोगों के खातों में एक साथ पैसे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए जो सिस्टम यूज होगा वो कौन सा होगा? ये नाथ सिस्टम जो उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आता है कई प्रकार की सब्सिडी आती है, तो सब्सिडी आजकल क्या आती है? सीधे बैंक खाते के अंदर जो है सब्सिडी आती है। तो इतने सारे लोगों के बैंक खातों के अंदर सब्सिडी कैसे आ सकती है एक साथ? प्रधानमंत्री एक बटन दबाता है, सारे खातों के अंदर एक साथ सब्सिडी आ गई, ट्रांसफर हो गया। ये कैसे हुआ? इस सिस्टम के माध्यम से होता है। नाथ सिस्टम जो है उसके माध्यम से होता है। फॉर बल्क ट्रांजेक्शन, वेतन सब्सिडी जैसे बड़े लेन देन के लिए किया जाता है। वेतन सब्सिडी आदि जैसे बड़े लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर बल्क ट्रांजेक्शन्स लाइक सैलरी, सब्सिडीज एटसेट्रा, इट इज यूज्ड। सैलरी, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक साथ सैलरी आ गई सबके अकाउंट के अंदर। फिर अगला सिस्टम है फास्टैग। फास्टैग, फास्टैग का प्रयोग टोल, स्वचालित ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन के लिए। फास्टैग, फास्टैग टोल भुगतान के लिए, स्वचालित टोल भुगतान के लिए फास्टैग। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑटोमेटेड टोल डिडक्शन, स्वचालित टोल भुगतान के लिए। फिर आता है एनपीसीआई। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, अलग से इन्होंने कंपनी बनाई है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। नाम तो इसका इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, पर ये किसकी अधीनस्थ कंपनी है? ये एनपीसीआई के अधीन एक कंपनी काम करती है। इसका काम क्या है? इसका मतलब इसको क्यों स्थापित किया कि जैसे अभी वर्तमान में यूपीआई का प्रयोग करते हैं, रुपे कार्ड का प्रयोग करते हैं, ये कहां पर होता है? सिर्फ भारत में होता है, पूरी दुनिया में इसका प्रयोग नहीं हो रहा। पर जब इतना रोबस्ट सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है, तो जो भारत को संभाल सकता है जो सिस्टम, वो दुनिया को पूरे को संभाल सकता है। भाई भारत को संभाल लिया, इसका मतलब कई यूरोप हो गए,
तो पूरे यूरोप में आप ट्रांजेक्शन करो, और भारतीय जितने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो यूरोप वाले तो इतने करते भी नहीं होंगे। तो इस वजह से वहां को भी, अगर उन लोगों को भी अगर यूपीआई को यूज करना है तो उनको भी हम ये सर्विसेज दे सकते हैं तो, परंतु देके जाने के लिए कोई ना कोई कंपनी तो काम करेगी, तब जाकर काम होगा। तो इसके लिए एक कंपनी स्थापित की है जिसका क्या नाम रखा गया है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यूपीआई, रुपए, इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको फेमस करना है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्वीकार्यता को बढ़ाना है। देखो, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ एनपीसीआई। यह एनपीसीआई की सहायक कंपनी है। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ एनपीसीआई। इसका मुख्य उद्देश्य एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य यूपीआई और रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यूपीआई एंड रुपए फेमस एट इंटरनेशनल लेवल। यूपीआई और रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। फिर अगला है नेशनल बिल पे लिमिटेड। नेशनल बिल पे लिमिटेड, बिल भुगतान के लिए, यूटिलिटी बिल्स जो है उनको पेमेंट के लिए, बिजली का बिल, पानी का बिल हर महीने भुगतान करना है, अपने आप डिडक्ट हो जाए आपके खाते में से। नेशनल बिल पे लिमिटेड, इसकी शुरुआत 2021 में की गई, स्टार्टेड इन 2011। तो ये है कुछ, अब देखो क्वेश्चन है इसके ऊपर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए सहायता करता है। डिजिटल लेन देन हो रहे हैं तो इसके लिए सहायता कर रहा है। दूसरा, एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे, अ कार्ड पेमेंट स्कीम। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है। ये भी सही है, ये भी एनपीसीआई की स्कीम है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर इसका, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई लागू कर दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। अब मोबाइल वॉलेट की आवश्यक नहीं होगी, सीधा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जो है वो चला जाएगा। ये तो सही है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। ये डिजिटल भुगतान है, डिजिटल मुद्रा नहीं है। मुद्रा तो पीछे कौन सी है भाई, आपको भुगतान जरूर डिजिटल हो गया। आपने एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति को पैसे दिए, इसके अकाउंट से पैसे कट गए,
100 रुपए इसके अकाउंट से कट गए, इसके अकाउंट में जुड़ गए, ये तो उसी टाइम दिख गया, ये तो उसी टाइम हो गया। परंतु बैक एंड पर क्या होगा, ये तो हो गया, ये तो क्या हुआ, आपके मोबाइल से कटे हुए दिख गए और उसके मोबाइल में उसके अकाउंट में बढ़े हुए दिख गए। परंतु बैक एंड के अंदर इसका जो अकाउंट होगा वो किसमें है, एसबीआई में, इसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसको क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाले एसबीआई वाले पैसे कहां देके जाएंगे, आरबीआई को देके जाएंगे, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाले वहां से पैसे लेकर आएंगे। यानी डिजिटल भुगतान तो हमें जो दिख रहा है वो तो क्या होगा, सामने तो डिजिटल भुगतान दिख रहा है, पर बैकएंड पर लेन देन किसका होगा, फिजिकल करेंसी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाएगी। फिजिकल करेंसी अभी भी यूज में ली जा रही है, फिजिकल करेंसी कोई खत्म नहीं। पर अगर करेंसी जब डिजिटल बन जाएगी, जैसे अभी तो नहीं है, पर अभी ऐसा विचार किया जा रहा है कि आरबीआई क्या निकालेगी, खुद की एक डिजिटल मुद्रा निकालेगी, और जब डिजिटल मुद्रा निकालेगी तो फिर आपको ये जो बैकएंड के ऊपर ये जो काम हो रहा है इसकी जरूरत नहीं है। यहां से सीधे सीधे पैसा जो है किसमें चला गया, उसमें चला गया, डिजिटल मुद्रा थी, उसको फिजिकल मुद्रा को एक जगह दूसरी जगह ले जाने की जरूरत रही नहीं, भौतिक मुद्रा को नहीं ले जाने की जरूरत। अब आप जो है वो सिर्फ डिजिटल मुद्रा है और वो सीधे इसके अकाउंट से उसके अकाउंट के अंदर चलेगी। तो आरबीआई का बीच में इंटरफेस के रूप में काम करना, क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बंद तो नहीं, मतलब जो लोग फिजिकल करेंसी का प्रयोग करना चाहते हैं वो तो करेंगे, पर जो लोग नहीं करना चाहते हैं, जो डिजिटल करेंसी से काम करना चाहते हैं, तो वो अब उसके लिए आरबीआई की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई का काम जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे। पर अभी तो ऐसा नहीं है, और इसमें क्या लगभग 2 दशक में पूरी तरह मतलब फिजिकल करेंसी खत्म ही कर देंगे, ऐसा तो कोई योगदान जो है वो ऐसा कोई है भी नहीं, प्लान भी नहीं है। और वैसे मैंने बताया यूपीएससी के अंदर जब भी क्या देखना चाहिए, कोई बड़े फालतू के स्टेटमेंट वो कैसे यूज कर रहे हैं, पूरी तरह ही खत्म हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा पूरी तरह खत्म। एफडीआई अंतर्प्राह में भारी वृद्धि हो जाएगी, भारी शब्द देखते हैं, अच्छा भारी यूं, तुमने डिजिटल यूपीआई लॉन्च कर दिया तो एफडीआई आने लग जाएगा यहां पर, तो ये कोई मतलब नहीं। निर्धन व्यक्तियों को उपादान सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। ये तो यूपीआई से थोड़ी होता है, ये तो किससे होता है, नाच, ये तो किससे होता है, उस नाच से होता है ना कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो आपके ये सब्सिडी का जो है वो सीधे दिए जा सकती है उसको, तो पर ये यूपीआई से नहीं होता है। आंसर क्या इसका, ए। ये देखो देखें, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। सेकंड नहीं पढ़ाया है तो तुमने यूज तो किया होगा, पेमेंट तो करते होंगे ना, उससे दिमाग लगाओ तो। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करो। पहला है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खातों से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। हाँ, जैसे पेटीएम की ऐप है वैसे ही एक ऐप है, उसका नाम क्या है, भीम ऐप। वो ऐप जो पेटीएम वाली ऐप पेटीएम वालों की है, और भीम ऐप जो है किसकी है, तो एनपीसीआई की एक ऐप है। तो बिल्कुल जैसे पेटीएम से ट्रांजैक्शन होता है वैसे भीम ऐप से भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो पहला कथन तो एकदम सही है। दूसरा कथन क्या है, वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। डेबिट कार्ड जब यूज करते हो तो कितनी बार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि आप ही सही मालिक हो। कैसे पता लगता है कि आप ही हो मालिक, उस डेबिट कार्ड के असली मालिक आप ही हो, है? डेबिट कार्ड एटीएम में डाला आपने, कितने क्या क्या बात बतानी पड़ती है, पिन बताना पड़ता है ना, पिन बताते ट्रांसफर पैसे निकल जाते हैं।
यानी उसने ऑथेंटिकेशन किया, कितनी बार किया? एक बार, एक ही ऑथेंटिकेशन हुआ। ये तो कह रहा कितने ऑथेंटिकेशन है? 4। आजकल जो है वो एक से बढ़कर कुछ बैंकों ने एक से बढ़कर ऑथेंटिकेशन की संख्या 2 बता दी है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, कि आपके पिन तो डालो ही, साथ में आपके मोबाइल पे ओटीपी हो रहेगा, वो और डालो। तो इसका मतलब ऑथेंटिकेशन कितने हो गए? 2 बार। 2 बार ऑथेंटिकेशन कर रहा है कि हाँ ये जो है वो वही व्यक्ति है जो जिसका ये अकाउंट का मालिक वही है कि नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन कितने होते हैं? 1 होता है, या फिर कुछ बैंकों में 2 होता है। और अभी भी कई सारे बैंक तो जो है सिंगल पे चल रहे हैं, या फिर आपका अगर ट्रांजेक्शन की लिमिट कम है तो फिर कम पर चल रहे हैं, या कई जगह तो ऐसी है कि ट्रांजेक्शन की लिमिट है तो कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, 0। सीधा सीधा जो है वो लाओ, अगर 2,000-3,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है तो सीधा आपका डेबिट कार्ड लो और वो जो एक जो डिवाइस है उस डिवाइस के ऊपर से गुजारो उसको और पैसे कट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे ट्रांजेक्शन है, इस वजह से वो उसमें ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एसबीआई के अकाउंट से 10,000 रुपए निकालो आप उसके एटीएम से, तो आपको सिर्फ जो है वो पिन चाहिए। पर 10,000 से ऊपर निकालो तो पिन भी चाहिए और ओटीपी भी चाहिए, तो फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ज्यादा है। तो इसका मतलब, पर ये तो क्या कह रहा है? 4। तो ये वाला कथन तो क्या हो गया? गलत हो गया। भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 2 ही घटक होते हैं। भीम ऐप के अंदर प्रमाणीकरण के जो है 2 घटक नहीं 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। पहली बात तो भीम ऐप ये देखती है कि ये भीम ऐप आपके मोबाइल पर होनी चाहिए, तो आपकी जो मोबाइल डिवाइस है, पर हालांकि हमें सामने दिखते नहीं है ये ऑथेंटिकेशन, वो ऐप करती है ऑथेंटिकेट। किसको ऑथेंटिकेट करेगी? पहले तो आपके मोबाइल को, कि ये मोबाइल वही है कि नहीं है, मतलब आपके मोबाइल पर ही होना चाहिए। दूसरी बात वो क्या करेंगे, जब आप उसको यूज करोगे भीम ऐप वाले, तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन करो तो आपके पिन जो है उस पिन का प्रयोग करते हैं, पिन का प्रयोग करते हैं। और फिर जब आप अपने अकाउंट को लिंक करते हो तो उसका भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है वो ऑथेंटिकेशन 3 होते हैं, यहाँ ऑथेंटिकेशन कितने होते हैं? 1 या 2 होते हैं। तो इसलिए हाँ, सिम कार्ड का भी होता है। सिंपल है तो। भारत में से कौन सभी भारतीय एटीएम को जोड़ता है? सारे एटीएम किससे जुड़े हुए हैं? एनएफसी, एनएफएस, नेशनल फाइनेंस स्विच। सारे के सारे एटीएम किस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? नेशनल फाइनेंस स्विच। और नेशनल फाइनेंस स्विच किसका है? एनपीसीआई का है। किसका है ये? एनपीसीआई का। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई। हालांकि एनपीसीआई खुद किसका है? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। इनका नाम तो दिया पर तो एक का नहीं है ये, इसलिए आंसर क्या होगा? एनपीसीआई। बस। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। एक अपन ने छोड़ दिया था पहले, सप्लाई बैंकिंग का लास्ट टॉपिक। अगला लिखो मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति। मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करने और कुछ नहीं करना। मनी सप्लाई का मतलब पैसे जो है वो बाजार के अंदर कितने एक पैसे हैं, कितने नहीं है। पैसे जारी कौन करता है? करेंसी कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। पर आरबीआई से लोगों तक कैसे पहुंचती है? किसके माध्यम से पहुंचती है? बैंक। आरबीआई और लोगों के बीच में जो है वो कौन है? बैंक जो है वो बैंक आ जाते हैं। यानी इधर से आरबीआई है, आरबीआई फिर बहुत सारे बैंक हैं, और बैंकों से फिर बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बैंक से जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके पास पैसे कहां से आएंगे? जो जुड़े हुए हैं बैंक से उनके पास आएंगे पहले, और फिर वो लोग किसको दे देंगे? इनको पैसे जो है वो दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बाकी लोगों के पास में पैसे आ जाएंगे जो लोग जो है बैंकिंग तंत्र से जुड़े हुए नहीं है। तो जो भी पैसों की सप्लाई होती है, मनी की जो सप्लाई होती है वो किसके माध्यम से होती है? बैंक्स के माध्यम से। आरबीआई जो है वो बैंक के माध्यम से सप्लाई करती है, और आरबीआई इनके ऊपर बड़ी नजर रखती है। पैसों पर जो है क्या रखती है? नजर,
कि कितना पैसा जो है मार्केट में चला गया। ये आरबीआई जो है, आरबीआई के बच्चे हैं ये पैसे, इनके ऊपर पूरी नजर रखती है कहां कहां गए हैं, ये कहां गए और कहां नहीं गए। तो इसलिए आरबीआई क्या रखेगी, इस पे पूरी नजर रखेगी पैसों के ऊपर कि मार्केट के अंदर पैसे कितने जा चुके हैं, और उसको अपन नाम देते हैं लिक्विडिटी। क्या नाम देते हैं? तरलता। तो लिक्विडिटी कभी बढ़ गई, कभी लिक्विडिटी कम हो गई, तो इनको देखने के लिए आरबीआई पूरा नजर रखेगी। अब अपन ने कहा कि आरबीआई से बैंकों के पास, बैंकों से लोगों के पास, लोगों के जिनके कुछ लोगों के बैंक में क्या होंगे, खाते, कुछ लोगों के नहीं होंगे, जिनका वित्तीय समावेशन नहीं हुआ, अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, तो वो लोग बाहर है। तो ये लोग जो होंगे वो अपने पैसे लेके आएंगे, इनकी सैलरी जो है वो अकाउंट से ले आए, और उसके बाद उन्होंने खर्चा किया तो पैसे किसमें दे दिए, कैश में पेमेंट कर दिया, तो इस आदमी के पास में आ जाएंगे पैसे, फिर ये आदमी इस आदमी को दे देगा, फिर ये आदमी इस आदमी को, इस तरीके से आपस में लेन देन जो है वो चलता रहेगा, और बाजार के अंदर पैसों का सर्कुलेशन जो है वो होता रहता है। अब ये जो लोग होते हैं जो बैंक से जुड़े हुए हैं, इनके बैंकों में दो प्रकार के खाते होते हैं, बैंक में अकाउंट्स होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के जो है वो अकाउंट्स ये खुलवाते हैं लोग बाग। एक तो जो होता है उनको कहते हैं अपन डिमांड डिपॉजिट। क्या नाम देते हैं? डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं। मांग जमाओं के तहत जो है वो दो प्रकार के खाते खुलते हैं, पहले अपन पढ़ा था एक बार, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। एक तो चालू खाता और दूसरा बचत खाता। एक तो जो है चालू खाता होता है और दूसरा बचत खाता होता है। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? कौन खुलवाएगा कौन सा अकाउंट? एक ऐसा होगा जिसको जो है वो लगातार पैसों की जरूरत है, उसके पैसे आते भी जाते हैं, बिजनेसमैन है, पैसे खूब सारे आते हैं और खूब सारे जाते हैं, पैसे बहुत सारे आते जाते हैं, तो उसका मतलब वो अकाउंट कौन सा खुलवाएगा? करंट अकाउंट। जितने भी बिजनेस होंगे वो अपने अकाउंट करंट अकाउंट खुलाएंगे। और जो लोग बिजनेस नहीं चलाते हैं वो क्या करेंगे? सेविंग अकाउंट जो है वो खुलवाएंगे। से जो जैसे रोजमर्रा की उनकी सैलरी आती है, बस बिजनेस से नहीं आता पैसा, किससे आता है? सैलरी से आता है। सैलरी तो साल में मतलब महीने में एक बार आएगी, और फिर बाद में खर्चा, वो भी कोई बहुत बार नहीं करेंगे, 2-3 बार पैसे निकाल लिए, एक बार पैसे निकाल लिए 10 दिन चल गया, एक बार फिर पैसे निकाल लिए फिर 10 दिन चल गए, फिर पैसे निकाल लिए फिर 10 दिन निकल गए, तो 30 दिन हो गए, फिर वापस सैलरी आएगी, फिर वापस ऐसे ही जो है वो काम करता रहेगा। यानी आपको अगर रोज कोई ऐसे एक ही दिन के अंदर आपने कोई 60-70 बार पैसे निकाल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम बार आपको पैसे निकालने होते हैं और बहुत कम बार पैसे जमा करवाने होते हैं। ऐसे जो अकाउंट होते हैं बस वो कौन से अकाउंट होते हैं? सेविंग अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट होते हैं। सामान्यतः आपके पास में जो भी अकाउंट होगा या जो एटीएम कार्ड होगा, जब आप उसमें एटीएम लगाओगे तो कौन सा कार्ड कौन सा अकाउंट चूज करोगे? सेविंग। एक तो है। कुछ होते हैं इसके अलावा दूसरे जो खाते बैंक में खुलते हैं वो होते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, साविधि खाता। टर्म डिपॉजिट लंबे समय के लिए डिपॉजिट करवा दिए। लंबे समय के लिए डिपॉजिट करवा दोगे तो दो प्रकार के खाते हैं इसमें, या तो एफडी होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, या फिर आरडी होगा, रिकरिंग डिपॉजिट। या तो एकदम फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में तो क्या होगा? एक बार पैसे जमा करा दिए और कहा कि हम निकालेंगे नहीं साहब, इसको 10 साल इस पैसों को नहीं निकालेंगे, ये रोज रोज एटीएम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ऐसे पैसे रख दो हमारे, सेविंग कर दो, इनको सेव कर दो। कितने साल के लिए? 10 साल के। 10 साल के बाद दे देना। तो बैंक वाले भी निश्चिंत कि अब इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, रोज पैसे मांगने नहीं आएगा, 10 साल के लिए आपको पैसे मिल गए। अब 10 साल के लिए पैसे मिल गए तो आप उधार दे दोगे किसी को, आपको टेंशन ही नहीं है कि 10 साल तो कोई आएगा ही नहीं मांगने के लिए। और उससे पहले कोई मांगने आ जाए तो क्या करोगे? पैसे तो उसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके दे देंगे, पर उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे, यार तूने हमें 10 साल के लिए देते, हमने तो आगे दे दिए, अभी तो अभी के भी मांग रहा तो चलो ठीक है कहीं से लाके तो देंगे, पर इसके तेरे ऊपर क्या लगेगा? चार्ज लगेगा। इस बात का चार्ज तुम्हें देना पड़ेगा। तो आप अपनी एफडी को तो अगर तोड़वाओगे, पहले तोड़वाओगे तो आपको जो है वो एक तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, उसमें पेनल्टी भी लग सकती है। दूसरा होता है डिपॉजिट कैसे? रिकरिंग, बार बार डिपॉजिट करवाओ। आपने कहा कि मेरे तो यार वो एक साथ तो पता नहीं कब होंगे मेरे पास में 25 लाख रुपए जमा कराने का, एफडी करानी है, एक साथ तो पता नहीं कब होगी। एक काम किया करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा जो है वो काट लिया करो, और हर महीने थोड़ा थोड़ा काट के 10 साल तक ऐसे काटते रहो, और फिर 10 साल के बाद में उसको डिपॉजिट कर दो, और अगले फिर 10 साल के लिए और कर दो। 20 साल बाद में पैसे लूंगा आपसे। 10 साल तक तो आपने क्या किए? पैसे काटे, फिर उसके बाद 10 साल के बाद में जमा कराने बंद कर दिए, और जमा कराने बंद करने के बाद में आप मांगोगे कब? और 10 साल बाद में मांगोगे। तो इस तरीके के जो डिपॉजिट्स है उनको क्या नाम दिया गया? रिकरिंग डिपॉजिट्स, आरडी। एक तो एफडी होता है और दूसरा आरडी होता है। ये जो होते हैं ये
बैंकों के अंदर जमा होती है। तो बैंक में जो भी खाता खुलेगा इन लोगों का, वो इस दो प्रकार के खाते होंगे। तो यानी आरबीआई पैसे देगा बैंकों को, बैंक जो लोगों को तक पैसे पहुंचाएगा वो किस माध्यम से पहुंचाएगा, या तो एफडी या आरडी या फिर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के माध्यम से पैसे या तो जाएंगे या पैसे वापस आएंगे। इस तरीके से लेन देन जो है वो होता है। लिखो देखिए इसको। मुद्रा की आपूर्ति, आरबीआई सप्लाइज मनी विद हेल्प ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंकों अरे बताएंगे म्यूचुअल फंड। हाँ। हम्म हम्म, कर सकते। आरबीआई सप्लाइज मनी विद हेल्प ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंकों की मदद से पैसे की आपूर्ति करता है या धन की आपूर्ति करता है। दो प्रकार के खाते होते हैं, या फिर सीधे से लिख लो, डिमांड डिपॉजिट्स मांग जमाएं, और टाइम डिपॉजिट अवधि जमाएं, या इनको सावधि जमा भी कहते हैं। सावधि जमा खाता, अवधि जमा में एक तो रिकरिंग डिपॉजिट और एक फिक्स डिपॉजिट। हाँ, लास्ट वाला फॉर्मूला भी लिख लो। एनडीटीएल का मतलब क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लिखना ही है तुम्हें, इस दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो कुछ तो जमाएं आएगी और कुछ लोग पैसे निकाल के ले जाएंगे वापस। तो नेट कितना हुआ, कुछ तो जमाएं टोटल कितनी आई और उसमें से कुछ ले गए, ले जाने के बाद में कितना बच गया। इसलिए दिमाग नहीं लगाना अपने, आगे वाली बातों में भी कम ही दिमाग लगाना है। नहीं 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 बताऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं है। ठीक है, लिख लिए। अब देखो, ये जो लिक्विडिटी शब्द कहाँ रह रहे हो, तो बाकी सबने लिख लिया, तुमने नहीं लिखा अभी तक। लिक्विडिटी जो शब्द अपन यूज में लेते हैं, तरलता, तो तरलता का सामान्य अर्थ अपन क्या समझते हैं, पैसे, करेंसी समझ लेते हैं। पर तरलता का मतलब होता है कि जो या तो करेंसी हो या फिर उसको करेंसी में जल्दी से कन्वर्ट किया जा सके। जिसको जितना जल्दी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है वो उतनी ज्यादा तरल है। अगर आप चीज को, आपके पास में कोई भी संपत्ति है
और उसको फटाफट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तरलता में कन्वर्ट कर सकते हो, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब उसकी तरलता ज्यादा है। और अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब तरलता कम है। अब जमीन है, मान लो आपने क्या खरीद रखी है, जमीन, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड होगी कि नहीं होगी, उसकी लिक्विडिटी कम होगी या ज्यादा होगी, लिक्विडिटी कम होगी। क्यों होगी, अभी के अभी पैसे चाहिए, आज अभी चाहिए, अभी क्या टाइम हो गया, जितने भी हो गया 9 बजे, 9:30 बजे तक पैसे चाहिए, 8:22 हो गए, 9:30 बजे तक चाहिए पैसे। मेरे पास में जो है 5 करोड़ की जमीन पड़ी है, 9:30 बजे तक पैसे चाहिए 5 करोड़, मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका खरीदार ही नहीं मिलेगा। पहले तो मार्केट में जाएंगे, एक साहब हमारी जमीन बेचनी है, हमारी जमीन बेचनी है, कई सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर को बात करो, फिर कोई आएगा वो कहेगा अच्छा हम देखेंगे कहाँ है जमीन, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, फिर कहेगा कि नहीं 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 ये 5 करोड़ तो ज्यादा मांग रहे हो और कम मांगो, और ये वो नेगोशिएशन होंगे, फिर जाके आपको जो है वो कई 6 महीने गुजर गए, या एक महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, तब जाकर आपके उसके पैसे आएंगे। यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड नहीं, उसकी लिक्विडिटी जो है बहुत कम है। और एक मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हो, सीधे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, और अकाउंट में भी जो है कौन से अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट में है, करंट अकाउंट में मेरे को अभी पैसों की जरूरत है, मैं फटाफट चेक काटूंगा और बैंक से कहूंगा लो भाई पैसे दे दो उनको, या आरटीजीएस पेमेंट कर दूंगा। अभी 5 करोड़ का पेमेंट करना है, लो रियल टाइम में होगा, आरटीजीएस पेमेंट किसमें होगा, रियल टाइम में, उसी समय रियल टाइम में पेमेंट जो है करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट खोलो अपना मोबाइल या फिर अपना जो है वो आप लैपटॉप और कर दो, ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यानी वो वाली चीज लिक्विड ज्यादा है, उसके अंदर लिक्विडिटी थोड़ी जो है वो ज्यादा है। और अगर गोल्ड हो तो गोल्ड के बिकने के चांसेस ज्यादा है। जब प्रॉपर्टी वाली जैसे हालात नहीं है, तो प्रॉपर्टी और गोल्ड के अंदर देखा जाए तो ज्यादा लिक्विड कौन है, गोल्ड ज्यादा जो है वो लिक्विड है। तो जिस चीज को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी लिक्विडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है। बस अभी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, निम्नलिखित तरल परिसंपत्ति पर विचार कीजिए। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, बैंकों के पास मांग जमाएं, मांग जमाओं में 2 प्रकार की जमाएं होती है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक यानी एफडी और आरडी। सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, बैंक में सिर्फ सेविंग, टाइम के अंदर भी फिर कौन सी है, सेविंग है, सेविंग जिससे कभी कभी पैसे निकाले जा सकते हैं। और फिर करेंसी जो सीधी सीधी करेंसी है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट्स एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो सबसे ज्यादा तरल कौन सा है, सबसे ज्यादा तरल तो कौन सा है, करेंसी है, तो इसका मतलब पहला नंबर पर तो यही आ जाएगा। दूसरा, दूसरा कौन सा है, इसमें करंट अकाउंट भी है और सेविंग अकाउंट भी है, और इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट है। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, करंट अकाउंट ज्यादा लिक्विड है। क्यों है, कितनी बार पैसे निकाल सकते हो, वो पूछेगा नहीं, कह रहे यार तुमने तो 5 बार निकाल लिए, अब ऐसा नहीं है, कितनी बार निकालो और कितनी बार नहीं निकालो। तो इसलिए जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो करंट अकाउंट मिक्स होने की वजह से इसकी लिक्विडिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो यानी ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इन दोनों में से सेविंग अकाउंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो एफडी बना दिया आपने, तो जितने साल की बनाई उतने टाइम के बाद निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 और 4, यानी 4 1 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, कौन सा है ये, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर जो हो जाएगा। अब देखो ये जो करेंसी मनी सप्लाई कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, तो मनी सप्लाई के लिए आरबीआई जो है वो उसके द्वारा कई प्रकार के फॉर्मूले प्रयोग में लिए जाते हैं। आरबीआई क्या यूज में लेती है, फॉर्मूले यूज में लेती है कि भाई कौन कौन से मनी को कैलकुलेट करने के लिए। इनके नाम वो रखते हैं M1, M2, M3 और M4 और M0। कौन कौन से हैं, M1 कुछ मनी को तो कहते हैं M1
किसी को कहते हैं M2, किसी को कहते हैं M3, किसी को कहते हैं M4 और किसी को कहते हैं M0। ये जो एग्रीगेट्स है, ये जो M1, M2, M3, ये जो कोड इन्होंने यूज किए, ये 1977 से लेकर 1998 तक इसका प्रयोग जो है वो किया गया। कब किया गया था? 1977 से लेकर 98 तक इसका प्रयोग जो है वो किया गया। फेमसली यही है। हालांकि उसके बाद में कुछ नए एग्रीगेट्स भी आ गए, क्योंकि कुछ नई संस्थाएं या कुछ नए पैसे इधर उधर करने वाले लोग जो है वो भी आए। तो कौन कौन से होता है? तो सबसे पहला फॉर्मूला है M1। पहले इसको ये हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मापन, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मापन, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मापन। सबसे पहला होता है M1। देखो M1, M1 में क्या आएगा? जनता के पास नकद, जनता के पास नकद, कैश विद पीपल, जनता के पास नकद, कैश विद पीपल, जनता के पास नकद, प्लस दूसरा बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, जैसे आरबीआई के पास अन्य जमाएं कौन कौन से कैसे होती है? जैसे उसके एग्जांपल गवर्नमेंट की जमाएं, सरकार की जमाएं, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, उसके ब्रैकेट में लिखो सरकारी जमा, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की जमाएं, अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की जमाएं, डिपॉजिट्स ऑफ अदर बैंक्स, अदर कंट्रीज सेंट्रल बैंक, अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की जमाएं, आईएमएफ की जमाएं, आईएमएफ डिपॉजिट्स, आईएमएफ की जमाएं, आईएमएफ डिपॉजिट्स आदि। यही तक फिक्स नहीं, इसके अलावा भी जो है वो होती है इस प्रकार की चीज। लिख लिया था या नहीं लिखा था? देखो मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी है, आरबीआई, आरबीआई से किसके पास जाएगा? बैंक। बैंकों के पास दो प्रकार के खाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी। इनसे लोग होंगे, इनसे भी लोग होंगे, और कुछ लोग होंगे जो बैंकिंग तंत्र से नहीं जुड़े हुए। तो M1 में क्या आएगा? M1 में आएगा पहले तो कि साहब ये जो जनता है, इस जनता के पास में टोटल कैश कितना है, सभी जनता के पास में टोटल कैश कितना है, पहले तो ये निकालो। दूसरा क्या निकालो? बैंक जो है, इन बैंकों के पास में कितना डिमांड डिपॉजिट्स है, कितनी मांग जमाएं है। कुछ तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे तो बैंक में पड़े होंगे और कुछ लोगों ने पैसे निकाल लिए होंगे। जो निकाल लिए वो तो आगे कैश विद पीपल, लोगों के पास, और कुछ किसके पास में है? बैंक के पास में। तो बैंक के पास में जो डिमांड डिपॉजिट वो, और ये जो आरबीआई होता है इसके पास खुद के पास में भी कुछ जमाएं होती है। आरबीआई के पास में जमाएं कहां से आती है? जैसे कुछ गवर्नमेंट की जमाएं हैं, इसके अलावा कुछ जो है वो इसके पास में कोई दूसरे बैंक भी, दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक भी इसके पास में जमा करवा सकते हैं। कोई नेपाल का केंद्रीय बैंक है वो इसके पास पैसे जमा करवा सकता है, श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है वो पैसे जमा करवा सकता है, या कोई भी दूसरा केंद्रीय बैंक जो इसके पास पैसे जमा करवा सकता है। आईएमएफ वाली जैसे संस्थाएं जो है वो भी क्या कर सकती है? कुछ पैसे इधर दे सकते हैं। और भी कई पैसे होते हैं जो किसके पास में रहते हैं? आरबीआई के पास में। तो यानी आरबीआई के पास में कुछ पैसे किसके पास में? डिमांड डिपॉजिट, और कुछ जनता के पास नकद। इन तीनों को मिला दे तो कौन सा क्या आ जाता है? M1 जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है कि भाई ये M1, M2, M3 ये कब से कब कैलकुलेट हुए थे? 1977 से 1998 तक करते।
उस समय क्या होता था, अकेले बैंक नहीं होते थे, बैंकों के साथ में एक और चीज होती थी, वो होती थी डाकघर, जो कि मुख्य भूमिका निभाती थी। पोस्ट ऑफिस कि लोग पैसे जो है किसमें जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसे जमा करवाते थे। इसलिए उन लोगों को कुछ चीजें हमको ये भी देखनी पड़ेगी, पोस्ट ऑफिस में लोगों ने कितने पैसे जमा करा रखे, और इस वजह से फिर अगला जो है वो आपका समुच्चय या अगला एग्रीगेट आ जाएगा M2। अगला लिखो M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट, इससे क्या निकल गया M2। फिर है M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास कौन से पैसे बच गए, टाइम डिपॉजिट बच गए ना। इधर डाकघर के पास में दो प्रकार की जमाई होगी, या तो इनकी जो है वो डिमांड डिपॉजिट होगी या टाइम डिपॉजिट होगी। आपने जो है वो उनके टाइम डिपॉजिट को तो कैलकुलेट कर लिया, पहले तो M1 कैलकुलेट कर लिया और उसके साथ में किसको जोड़ दिया, डाकघर के टाइम डिपॉजिट को जोड़ लिया। अब M1 और उसके साथ में बैंकों की कौन से डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, बैंकों की जो है टाइम डिपॉजिट को जोड़ दो, उससे क्या जाएगा M3 आ जाएगा। M1 प्लस बैंक टर्म डिपॉजिट, बैंकों की सावधि जमाएं। हाँ, M2 नहीं आना चाहिए, M1 ही है। ये बहुत सोच समझ के लिखे गए, जैसे लिखे गए वैसे लिखने हैं, ऐसा आना चाहिए, ये नहीं बताना है, आरबीआई को नहीं बताना है अपन को ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए। आरबीआई ने जैसा किया है अपन को ऐसा मान लेना है। M1 ही यही है, M1 प्लस बैंक की सावधि जमाएं, एड M1 ही हो रहा है। फिर अब M4 में आएगा, M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों की सभी जमाएं, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो टर्म हो, जितने भी डिपॉजिट है डाकघरों के पास में सारी डिपॉजिट्स को जोड़ लो। M4 बराबर M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की सभी जमाएं। डाकघर की सभी जमाएं, तो ये क्या गया M4। तो एक तो M1, एक M2, एक M3 और एक M4। फिर एक होता है M0। M0 बराबर क्या है, जनता के पास नकद, जनता के पास नकद, कैश विद पीपल, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, और तीसरा, हाँ, आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं, आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं। बैंक कौन से पैसे जमा कराते हैं आरबीआई के पास, सीआरआर। कौन सा पैसा जमा कराता है, सीआरआर। आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं, आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं, उस ब्रैकेट में लिख लो सीआरआर। तो ये क्या होती है M0। वापस पढ़ो, देखो उनको याद करो, देखो।
हो गया याद? M1 बराबर क्या होता है? जनता के पास नकद प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। आरबीआई के पास अन्य जमाओं को मतलब सरकार की जमाएं होती है, अन्य केंद्रीय बैंकों की जमाएं, आईएमएफ की जमाएं आदि। दूसरा M2। M2 क्या होता है? M1 प्लस डाकघर के पास में जो अवधि जमाएं होती है, टर्म डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तीसरा M3। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास में टर्म डिपॉजिट, उसको और ऐड कर दो। और फिर आता है M4। M4 के अंदर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास सारी जमाएं, उनको सबको जोड़ दो तो क्या आता है? M3 आ जाता है। फिर आता है M0। M0 का मतलब जनता के पास में नकद प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, और तीसरा बैंकों ने जो किसके पास पैसे जमा कराए हैं? आरबीआई के पास में कैश के रूप में जो पैसे जमा कराए हैं, जो सीआरआर है, उसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें ये जो M0 है, M0 है, इसको कहते हैं हाई पावर मनी। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो लिक्विड है वो कौन सा है? M0। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? M0, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारा का सारा कैश फॉर्म में है। जनता के पास नकद कैश फॉर्म में, बैंकों ने आरबीआई के पास पैसा जमा कराया, पर किस फॉर्म में जमा कराया? कैश फॉर्म में जमा कराया, कभी भी वहां से निकाल सकते हैं। फिर आरबीआई के पास जो पैसा है वो भी कैश फॉर्म के अंदर ही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? M0। तो इसलिए इसको नाम देते हैं हाई पावर मनी। इसको क्या कहते हैं? हाई पावर मनी कहते हैं। लिखो, M0 को हाई पावर मनी कहा जाता है। M0 इज कॉल्ड हाई पावर मनी। M0 को हाई पावर मनी कहा जाता है। M0 इज कॉल्ड हाई पावर मनी। इसे रिजर्व मनी और मौद्रिक आधार भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी एंड मॉनेटरी बेस। इसे रिजर्व मनी और मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी एंड मॉनेटरी बेस। रिजर्व मनी और मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रिजर्व मनी एंड मॉनेटरी बेस। रिजर्व मनी भी कहते हैं और क्या कहते हैं? मौद्रिक आधार भी इसको जो है वो कहा जाता है। और तरलता को नियंत्रित किसके माध्यम से करते हैं? M0। अगर M0 ज्यादा है तो आरबीआई देखेगा M0, जब भी ये पता लगाना है कि तरलता ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, तो आरबीआई सबसे पहले किसको देखता है? वो M0 को। M0 का कैलकुलेशन करता है और कहता है अच्छा M0 बढ़ रहा है, M0 बढ़ रहा है, इसका मतलब तरलता बढ़ रही है, अब इसको अपन को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो तरलता का नियंत्रण करते हैं किसके आधार पर करते हैं? M0। देखो, केंद्रीय बैंक M0 के माध्यम से बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक M0 के माध्यम से सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स लिक्विडिटी इन द मार्केट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स लिक्विडिटी इन द मार्केट यूजिंग M0। केंद्रीय बैंक M0 के माध्यम से तरलता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तरलता को नियंत्रित करेगा मतलब M0 ज्यादा है, इसका मतलब तरलता ज्यादा है। तरलता ज्यादा तो फिर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स है, उसके माध्यम से कम कर दो। और अगर M0 कम है तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा? वो बढ़ाने की कोशिशें जो है वो करेगा। फिर ये जो M1 और M2 होते हैं, एक तो कौन सा शब्द है? M1 और दूसरा M2। M1 और M2 जो होते हैं इनको कहते हैं नैरो मनी। इसको क्या कहा जाता है? नैरो मनी जो है वो कहते हैं। क्यों कहते हैं नैरो मनी? क्योंकि इसके माध्यम से इतना ज्यादा क्रेडिट निर्माण जो है वो नहीं होता। बैंक जो है वो उधार में पैसे जो है वो डिमांड डिपॉजिट से नहीं दिया करते। भाई M1 में क्या था? बैंक के पास कौन से? जनता के पास कैश, आरबीआई के पास कुछ पैसे थे, और बैंक के पास कौन से पैसे? डिमांड डिपॉजिट, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और M2 पोस्ट ऑफिस, ये तो है ही, इसके वाले तो है ही, पर पोस्ट ऑफिस के अंदर भी कौन सी डिमांड? टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, अब ये जो M1 होता है, इस M1 में क्या यूज किया आपने? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यूज किए। तो इनके माध्यम से इतना क्रेडिट जो है जनरेट नहीं होता। क्रेडिट देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बैंक? टाइम डिपॉजिट का प्रयोग करते हैं। डिमांड डिपॉजिट का ज्यादा प्रयोग जो है क्रेडिट के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि अगला व्यक्ति फटाफट ही मांग सकता है, कभी भी मांग सकता है। कि अगर मान लो करंट अकाउंट में पैसे जमा हुए, आज की डेट में करंट अकाउंट के अंदर 2 करोड़ रुपए जमा हो गए, 2 करोड़, बैंक खुश हो जा रहे, वाह यार अपने 2 करोड़ आ गए, लो उधार दे देते हैं। उधार देते हैं, वो तो अगले क्षण ही आदमी कहेगा ला भाई 1.5 करोड़ वापस दे दे, मैं 1.5 करोड़ निकाल दो इसमें से। क्यों निकाल दो? क्योंकि करंट अकाउंट का मतलब ही ये ट्रांजेक्शन जो है कितने भी हो सकते हैं, तो आपको पैसे दिए उसी समय वापस पैसे भी निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए करंट अकाउंट का पैसा तो जो है उधार में देना सबसे ज्यादा ही मूर्खता है, तो उसको उधार में नहीं देंगे। इसीलिए करंट अकाउंट पे कोई जो है वो आपको इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं देते वो लोग। और सेविंग अकाउंट में से भी उसको उधार तो दिया जा सकता है, पर सेविंग अकाउंट वाले भी कभी कभी पैसे मांग ही लेते हैं, कभी कभी पैसे मांग लेते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा उधार नहीं दिया जा सकता। पर अगर आपको एफडी में पैसा मिल गया, एफडी के लिए पैसा मिल गया, तो उसको तो क्या कर सकते हो आप? उधार दो। क्यों दो? 10 साल तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, 10 साल तो कोई पूछेगा भी नहीं इसको, तो 10 साल बाद में देने, 10 साल बाद में देने तो हाँ दे दो किसी को, तब तक अपने जो है वो ब्याज भी आ जाएगा और वो पैसे भी वापस आ जाएंगे, तब तक इस आदमी को पैसे दे देंगे। तो ज्यादा जो क्रेडिट निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इनकी वजह से ज्यादा क्रेडिट निर्माण नहीं होता, और पोस्ट ऑफिस से तो इतना ज्यादा जो है निर्माण हो ही नहीं रहा है। तो M1 और M2 ये जो होते हैं, इनको नैरो मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्रेडिट का निर्माण नहीं होता, इनसे ज्यादा जो उधार नहीं देते। और M3 जो होता है उसको कहते हैं ब्रॉड मनी। इनको तो शब्द क्या यूज करते हैं? नैरो मनी। और इसके लिए शब्द कौन सा यूज करते हैं? ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्यों? क्योंकि M3 में क्या होता है? टाइम डिपॉजिट भी होता है, और टाइम डिपॉजिट होता है मतलब इसके माध्यम से क्या जनरेट होता है? क्रेडिट जो है जनरेट होता है। ऋण का निर्माण जो है किसके माध्यम से होता है? M3। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? ब्रॉड मनी कहते हैं। लिखो M1 और M2 को, M1 and M2 are called narrow money। M1 और M2 को, M1 and M2 are called narrow money। M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इससे अधिक ऋण का निर्माण नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट हेल्प्स इन मच क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि इससे अधिक ऋण का निर्माण नहीं होता है। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी क्योंकि बिकॉज क्योंकि इससे ऋण निर्माण में मदद मिलती है। बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि इससे ऋण निर्माण में मदद मिलती है। बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि इससे ऋण निर्माण में मदद मिलती है। ये होता कौन सा? M3। अगर लिक्विडिटी के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है? M0। लिक्विडिटी का इनका जो होता है वो ऐसा होता है, M0 इज ग्रेटर देन M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन M4। देखो तरलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। M0 ग्रेटर देन M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। सामान्यतः इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉड मनी है, कौन सा नैरो मनी है, या तरलता का जो है वो ये पूछ लेते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लेते हैं कि भाई किसके बढ़ाने से क्या जो मनी सप्लाई हो कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी। लिख लिया ये ऑर्डर। ये पढ़ो देखिए।
थोड़ा दिमाग लगाना, हाँ उसके बाद में। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं, 1 लाख रुपए निकाल लिए अपने डिमांड डिपॉजिट, चेक दे दिया या एटीएम से निकाल लिए, तो अर्थव्यवस्था के तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ यू विड्रॉ 1 लाख रुपीज इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी, रिड्यूस बाय 1 लाख रुपीज, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज ऑफ 1 लाख रुपीज, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा की समग्र आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ए के कितने समर्थक हैं? ए 1 2 3 4 5, ऐसे यू ऐसे करो, हाँ मैं हूं समर्थक, हाँ ऐसे, वेरी गुड। बी के बहुत सारे लोग हैं। सी के भी हैं, दोनों हाथ नहीं खड़े करने। डी, बहुत सारे लोग जो हैं वो डी के। सही आंसर क्या है इसमें? डी। सही आंसर क्या है इसका? डी जो है वो सही आंसर है। देखो इसने क्या कहा पहले, अब सुनो इसको कैसे है। ये मांग जमा खाते की बात कर रहा है, मांग जमा खातों से पैसों का जो है वो लेन देन हो रहा है। मांग जमा खाता अपन जो है वो मनी के जो एग्रीगेट्स हैं, M1 M2 M3 M4, ये सारे मनी एग्रीगेट्स हैं। इसमें से मांग जमा खाते की बात सबसे पहले कहां आती है? M1 में। कहां आती है? M1 में आती है। अब M1 बराबर क्या होता है? M1 बराबर जनता के पास नकद प्लस बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, यही तो होता है। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, एक आदमी क्या करता है अपने डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए निकाल लेता है। 1 लाख रुपए निकाल लिए, निकाल कर कहां गए? इधर आ गए। इधर से 1 लाख की कमी हो गई, इधर से 1 लाख बढ़ गए। यहां पर क्या असर पड़ा? यहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो उतनी की उतनी रहने वाली है। डिमांड डिपॉजिट्स में से कम हुए तो जनता के पास नकद क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसलिए इसके अंदर से क्या आंसर होगा? डी। इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट और जनता के पास कैश, इसमें से अगर निकाल लिया आपने पैसे, निकाल लिए पैसे, तो इसमें से तो कम हो गए, पर कहां पर बढ़ गए? उतना ही जो है वो जनता के पास बढ़ गया। तो इसमें से जितना कम हुआ था उतना ही जनता के पास बढ़ गया, तो दोनों को मिलाकर देखो तो बराबर रहा। जो ओवरऑल है वो चीजें उतनी की उतनी रही। तो इस वजह से ये जितने M1 M2 M3 है, ये एग्रीगेट ही है। एग्रीगेट मतलब जोड़ना, जोड़कर, ये दिख ही नहीं रहा होगा ये तो। ये ऑनलाइन वाले कहां जीते हो रहे तुम? आरडी क्या होता है? आरडी क्या होता है? ऑनलाइन में कौन? जितेंद्र। आरडी क्या होता है? कुछ नहीं होता आरडी, भूल जाओ तुम। दलपत कह रहा आवर्ती जमा क्या होता है? आरडी होता है। आवर्ती जमा क्या होता है? आरडी। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार अगर जमा करवाए जाए तब उसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, तो दिमाग लगाओ। कहां रहता है तुम्हारा दिमाग? विकास कह रहा है एनईएफटी समझा दो दोबारा। क्यों? ऐसा क्या था उसमें जो समझा दें? एनईएफटी में क्या था ऐसा जो वापस समझा दें? ऑनलाइन पेमेंट होता है एनईएफटी के माध्यम से, 24/7 हो सकता है, 10 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। राहुल सर, इज यूपीआई बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन? क्या यूपीआई ब्लॉकचेन पर आधारित है? ऐसा मैंने कहा? मैंने कहा नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? ब्लॉकचेन पर क्या आधारित है? बिटकॉइन आधारित है। यूपीआई जो है वो ब्लॉकचेन पर आधारित नहीं है। पर भविष्य के अंदर अगर आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी निकाले तो वो हो सकती है ब्लॉकचेन पर आधारित हो।
हाँ, इनके which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी? पहला, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, लोगों से क्या खरीद ले? सरकारी प्रतिभूति को खरीद ले। सरकारी प्रतिभूति खरीद लेगी तो जनता के पास नगद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जनता के पास नगद बढ़ जाएगा तो हाँ, ये बात तो ठीक है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक, पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा दे। अभी अपन ने देखा डिपॉजिट कराने से निकालने से कोई असर पड़ता ही नहीं है, उतनी ही रहती है। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। सरकार जो है केंद्रीय बैंक से क्या ले ले? ऋण ले ले। हाँ, तो सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण ले लेगी तो इसका मतलब क्या होगा? सरकार के पास पैसे आ जाएंगे। फिर सरकार खर्चा करी तो लोगों के पास में आ जाएगा। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू दी बैंक पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को खरीद का बिक्री। तो जब ये वाला सही हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप जो है वो ये कह रहे हो कि परचेज से खरीद कर लिए, केंद्रीय बैंक ने क्या किया है? सरकारी प्रतिभूति खरीद की है, खरीद करने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी है। पर अगर बेचेगी तो क्या होगा? जनता से पैसे वापस ले लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पहला सही है और तीसरा सही है, इसका मतलब सी। इसमें जो है वो इंग्लिश वाला जो है वो, ये हिंदी वाला देखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश वाला ही देखना है। हिंदी नहीं देखना है, इंग्लिश देखना है। द मनी मल्टीप्लायर, अरे मनी मल्टीप्लायर तो पढ़ा ही नहीं अभी। खैर ये नहीं आएगा तुम्हें, फिर पढ़ा ही नहीं है, सी आएगा। पढ़ा हुआ है फिर अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है तब अच्छी बात है। पढ़ लेते तो टाइम हो गया है। मनी मल्टीप्लायर जो है वो क्या होता है? मुद्रा का गुणांक। मनी क्या होती रहती है? मल्टीप्लाई होती रहती है। जो करंट जो पैसे हैं वो पैसे क्या होते रहते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। आरबीआई तो कुछ एक पैसा जारी करती है, फिर बैंकिंग तंत्र में सेम पैसा बार बार घूमता रहता है और सेम ही पैसा जो है अलग अलग लोगों के पास आता रहता है, तो उसके वजह से वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लो आरबीआई है, आरबीआई ने 100 रुपए जारी किए, ये 100 रुपए दो, किसको दिए? बैंक को। बैंक ने इससे एक्स व्यक्ति को जो है वो उसका खाता था वहां पर, उसको दे दिया पैसा। और ये जो व्यक्ति है इसका खाता भी इसी बैंक के अंदर है, इस बैंक में है, तो मतलब इसकी सैलरी आ गई, सपोज करो सैलरी आ गई, इसका मतलब ये पैसे किसके पास में? बैंक के पास। बैंक ने किसी वाई व्यक्ति को जो है वो क्या दे दिया? उधार दे दिया, इसी पैसे को उधार दे दिया, इस पैसे को उधार दे दिया, और ये भी इसका भी खाता किसमें है? बैंक में। यानी इसने वापस जमा करा दिया किसमें? बैंक में। फिर बैंक ने वो पैसा किसी जेड व्यक्ति को दे दिया, फिर उस जेड ने भी वापस बैंक में जमा करा दिया, फिर वो किसी ने किसी और को दे दिया। तो एक ही पैसा है, वही क्या होता जा रहा है? बार बार रोटेट होता जा रहा है। यानी वही 100 रुपए जो है वो इस व्यक्ति को लग रहा है मेरे पास में, इसको लग रहा है मेरे पास में, इस लग रहे को मेरे पास में, सेम ही पैसा जो है वो सभी लोगों के पास जाता जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लीकेशन। मनी जो है कितनी मल्टीप्लाई होती है। अब ये तो एग्जांपल बहुत सिंपल सा है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेसी नहीं है, तुम्हें ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या हो रखा है। कि एक व्यक्ति के पास पैसे आए, मेरे पास में सैलरी आई, वो कहां पर आई? अकाउंट में, मेरे अकाउंट में आई, तो मुझे तो लगा मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े, पर बैंक वालों ने क्या किया? उस पैसों को किसी को उधार दे दिया, तो उधार का मतलब जो है उसको कैश में नहीं दिया, वो उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो मतलब उस व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे पास पैसे आ गए। फिर उसके भी अकाउंट में पड़े हैं, और अकाउंट में पड़े हैं तो फिर उसका जो बैंक होगा वो आगे और किसी को उधार दे देगा। तो पैसे तो एक ही हैं, पर उसी पैसे को किया जा रहा है? बार बार घुमाया जा रहा है, सेम पैसों को बार बार घुमाते रहते हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लीकेशन। तो ये मनी मल्टीप्लीकेशन जो है कैसे निकलता है? इसकी वैल्यू इसको निकालते हैं M3 डिवाइडेड बाय M0, क्योंकि M3 जो है कैसी मनी है?
ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी जो कि क्रेडिट क्रिएशन, भाई मनी का मल्टीप्लीकेशन किसकी वजह से हो रहा है? क्रेडिट के निर्माण के कारण मनी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए M3 डिवाइडेड बाय M0। और इसको जो है वो एक और 1/CRR भी जो है वो देखते हैं कि भाई कितना पैसा आपने CRR में जो है वो जमा करवाया। लिखो इसकी फॉर्मूला लिख लो, मुद्रा गुणांक, इसमें हेडिंग डालो मुद्रा गुणांक, मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बराबर M3 डिवाइडेड बाय M0, M3 डिवाइडेड बाय M0, मनी मल्टीप्लायर M3 डिवाइडेड बाय M0। और इसको और किससे देखते हैं? इसका जो संबंध है वो 1/CRR, यानी जब CRR ज्यादा होगी तो मुद्रा गुणांक क्या हो जाएगा? कम। वन बाय CRR भी बोलते हैं इसको, इसी को रिजर्व रेशियो 1/CRR रेशियो भी कहते हैं, और कई बार जो है सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देते हैं? R, कि 1/R। पर तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि रिजर्व CRR और मुद्रा गुणांक इन दोनों में संबंध है वो कैसा है? नकारात्मक संबंध है। CRR के बढ़ाने से मुद्रा गुणांक कम होता है, CRR कम करने से मुद्रा गुणांक क्या होता है? वो बढ़ता है। ये कैसे होता है वो अपन जो है वो और कल और देख लेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे।